इस देश में जो मुसलमान है वो कोई अरब से नहीं आया, वो यहीं का है। और उन्होंने एक बात कही थी उस सभा में कि या तो हमारी बेटी ले लो या हमें बेटी दे दो। तो उस सभा में जितने भी यहाँ हिंदू थे उन लोगों ने हाँ नहीं करी। मनमोहन सिंह के टाइम में जनता के पास पैसा था, सरकार के पास पैसा नहीं था, और हमारा देश एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर अंबेडकर नगर से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी नेता तरुण गर्ग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है KCN न्यूज चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, मैं देख रहा हूँ अम्बेडकर नगर में पानी की बहुत बड़ी समस्या बन रही है सर। पानी को लेकर जो यहाँ की महिलाएं वो कह रही है हमारे घरों में 3-3 महीने से पानी नहीं आ रहा, हमें बहुत परेशानी होती है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ जाके हमें नहाना धोना पड़ता है, इस तरह की परेशानी है। जो यहाँ के मौजूदा विधायक है MLA साहब दत्त जी, इन समस्याओं को लेकर क्या जागरूक नहीं है सर? सर जागरूकता की तो क्या कहें उनको, कि अब उनकी ना अफसर सुन रहे हैं ना वो खुद सुन रहे हैं जनता की। जनता को उनके हाथ पर छोड़ दिया गया है, न सरकार सुन रही है ना उनका प्रतिनिधित्व सुन रहा है जिनको हमने चुना है। अब करे तो करे क्या, जनता तो पिस गई। झगड़ा दो सांडों के बीच में पिस जनता रही है। वो उसके सर पे डाल रहा है, वो उसके सर पे डाल रहा है, समाधान कोई नहीं निकाल रहा है। आप देख रहे हो सर, इतनी भयंकर गर्मी चल रही है सर, गर्मी पड़ भी रही है। इसको लेकर अगर पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं तो बहुत बड़ी गंभीर। आप सोचिए कि अगर समय रहते सोनिया बिहार की लाइन और सोनिया बिहार का प्लांट अगर कांग्रेस ने नहीं लगाया होता तो क्या हाल होता आज दिल्ली का। शीला दीक्षित जी कहां से पानी लेके आए? टिहरी से 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाना, दिल्ली तक पाइपलाइन लेके आना और उस पाइपलाइन को गेटर क्लास तक लेके आना, साउथ दिल्ली के लिए आया था पानी। बिल्कुल। और उसके बाद ये उस पानी को फिल्टराइज नहीं कर पा रहे, उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। पानी बहुत है मगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। इनके पास ना कोई मैनेजमेंट है, ना इनके पास कोई प्लानिंग है फ्यूचर के लिए कि उस पानी को कैसे मैनेज किया जाए। सर, आप जनता के बीच जाते हैं सारी परेशानी सुनने के लिए, तो जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है क्या? जनता एक छोटे बच्चे की तरह दिख रही है आज की डेट में। जनता का शोषण किया जा रहा है और हर बात पे राजनीति हो रही है। कहने का मतलब सारे यहाँ है। कुछ चीजें होती है राजनीति के लिए, हम भी मानते हैं राजनीति होती है, मगर राजनीति कुछ हद तक हो सकती है, मगर किसी के जीवन पे बनाए उस पर राजनीति नहीं हो सकती। और जल ही जीवन है, इसको समझना पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जिस टाइम चौधरी प्रेम सिंह जी थे यहाँ पर, वो जनता उनसे अपील करती थी कि सर हमारे को पानी की किल्लत है। उन्होंने कितने ट्यूबवेल लगवाए होंगे चौधरी प्रेम सिंह जी ने, उसका जीता जागता उदाहरण में मैंने खुद अपने हाथों से 20 नहीं तो 25, 30, 40 बोर अपनी निगरानी में खुदवाए हैं। और जब भी जनता उनके पास गई, चौधरी साहब ने किसी को निराश नहीं किया। बिल्कुल, तभी तो लगातार 50 वर्षों से विधायक में लोकप्रिय नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे कोई नाम नहीं हो जाता। गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम आना तो बच्चों का खेल नहीं है। मगर एक आंधी चली और उस आंधी ने ईमानदार को, कर्मठ का आदमी को, काम करने वाले आदमी को पब्लिक ने कुछ नहीं देखा, एक सिरे से सबको नकार दिया। बिल्कुल सर, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सर जो सुमेंद्र महाजन जी वहां से मौजूदा CM है, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं मुसलमान के लिए काम नहीं करूंगा। अगर किसी मुसलमान को काम करवाना है तो घर वापसी करे, इस तरह की बयानबाजी आ रही जीतने के पश्चात। नहीं करवा लो ना, घर वापसी कैसे करवाओगे सर? आप घर वापसी की बात कर रहे हो, कौन सी घर वापसी? पहले तो उनसे पूछ लीजिए। मैं दिल्ली देहात का महासचिव रहा हूं और एक बारी पूरे देहात की एक मीटिंग हुई बदरपुर में, जहां पर कश्मीर से लोग आए जो मूले में क्या कहते हैं मुसलमान थे। और उन लोगों ने एक ही बात कही
क्योंकि आपको नहीं पता, लोगों को जानकारी नहीं है, इस देश में जो मुसलमान है वो कोई अरब से नहीं आया हुआ, वो यहीं का है। और उन्होंने एक बात कही थी उस सभा में कि या तो हमारी बेटी ले लो या हमें बेटी दे दो। तो उस सभा में जितने भी यहां हिंदू थे उन लोगों ने हां नहीं करी। वापसी कैसे करोगे ये तो बताओ ना। चलो उन्होंने वापसी कर ली, क्या फिर उसके बाद उनकी शादी ब्याह, क्या अपने घर की बेटियों को, अपने बेटों को उनके यहां ब्याहोगे? शंभू अधिकारी से पूछ लीजिए। अभी उन्होंने एक अपील करी है मुसलमानों ने कि हम गाय कुर्बान नहीं करेंगे जी। तो अब वो समझ में आ गई उनको, शंभू अधिकारी जी को, 14 साल से ज्यादा की गाय। अरे भाई, जब गाय की उम्र बढ़ जाती है तो वो मां ना होकर दादी हो जाती है, अम्मा हो जाती है। अब क्यों नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित करो गाय को? मुसलमानों ने कह दिया है कि भाई आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, राष्ट्रमाता घोषित कर दो ना गाय को। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो सारे कुछ हिंदुओं वाली सरकार है ना, फुल मेजोरिटी में है। 22-23 राज्यों में आप लोग सरकार चला रहे हो, तो किसका इंतजार कर रहे हो ये बता दीजिए। बिल्कुल सर। वहीं सर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 13 दिन में 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं सोना मत खरीदिए, क्या कहेंगे सर? एक जमाना था ये देश सोने की चिड़िया था, और इस चिड़िया के, सोने की चिड़िया के पर नोच डाले इन लोगों ने, नोच लिए हैं पर। वो एक टाइम था, एक मुर्गी थी जो रोज एक अंडा देती थी सोने का, तो मालिक को लालच हो गया कि इस मुर्गी के पेट फाड़ करके सारे अंडे एक दिन निकाल लूं। मनमोहन सिंह के टाइम में जनता के पास पैसा था, सरकार के पास पैसा नहीं था, और उसका ये नतीजा था कि 2008 की मंदी आई। मनमोहन सिंह ने इस देश को उस मंदी का एहसास नहीं होने दिया और इस देश को विश्व की मंदी से बाहर निकाल लाई। और हम लोग आज भी संपन्न हो जाए, साधन संपन्न थे हम सब कुछ, मगर कुछ गलत नीतियां ने, हमारे जो बैठे हैं ऊपर शासन करने वाले, उनकी गलत नीतियों का नतीजा ये देश भुगतेगा। आप ये देखिए, सोना ना खरीदना, मैं मानता हूं सोना नहीं खरीद रहे हैं, उस सोने को खरीदने से कितने लोगों का रोजगार चल रहा था। अब सरकार उनको बेरोजगार बना करके, जब उनको खाने कमाने को नहीं होगा तो हमारे देश की जीडीपी कहां जाएगी? बिल्कुल, वो तो शून्य होने वाली है। और जो अमीर हैं वो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। जो गरीब का जो मंगलसूत्र, अपनी बेटी को कम से कम शादी में एक मंगलसूत्र देने की बात करता था, अब किसने छीना वो मंगलसूत्र? कॉमन लगाइए सर, बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स की बातें मत कीजिए, आम जनता की समझ में नहीं आते हैं आंकड़े। 50 लाख आदमी बेरोजगार होगा, और वही कब ज्यादातर कारीगर सोने का बंगाली है, अधिकतर। और अब वो बेरोजगार होगा। एक एक सुनार की दुकान के ऊपर 4-4, 5-5 आदमी लगा हुआ है, नौकर लगा हुआ है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है अगले की, किराया है, कहां से निकालेंगे वो लोग? आप सोच के चलिए, जो सुनार की दुकान पर सोना खरीदता पाया खड़ा होगा, को अपने क्या कहते हैं लड़की की शादी के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए सोना खरीद रहा होगा, गहना खरीद रहा होगा, इसका मतलब राष्ट्रद्रोही है। वो अपने परिवार के लिए भी सोना ना खरीदे, यहां तो 1 साल के लिए शादियां टाल दें। वो जो रिश्ते हो चुके हैं, जब शादियां टल जाएंगी तो जितनी भी शादियों का क्या कहते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी घूमती है, एक शादी होने पर 15,000 करोड़ का बिजनेस है शादियों का। उन शादियों में कोई फूल का काम कर रहा है, कोई कैटरिंग का काम कर रहा है, कोई खाने का काम कर रहा है, सब ठप हो जाएंगे। पूरी चैन जुड़ी होगी, चैन टूट जाएगी सर, उनके चूल्हे नहीं जलेंगे। तो सर आपसे एक चीज और जानते हैं सर, जो प्रधानमंत्री उसे पढ़ा लिखना और शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है इन चीजों के लिए। पढ़ा लिखा होना तो कंपलसरी है ही है। जो अकबर था वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उस आदमी ने अपने पास हर फील्ड के लोगों को, जो जिस फील्ड में जानकार था,
उसकी एक टीम बनाई, उनकी सलाह लेते थे, वो अपने आप नहीं थोप देता था। नवरत्न थे उनके पास। यहां पर कोई भी काम हो रहा है, प्रधानमंत्री निर्णय ले रहे हैं। फौज अटैक करेगी, प्रधानमंत्री निर्णय ले रहा है। आप सोचो ना, जो प्रधानमंत्री कह रहा हो बादल है, बारिश है, उसमें रडार में से बच सकते हैं हम। अब वर्ल्ड में हमारे देश की क्या छवि जाएगी? तो सर इस टाइम तो रुपया तो पूरी तरह से गिरा हुआ है हमारा। नहीं, अभी तो बहुत इज्जत बची हुई है, बहुत इज्जत ऊपर हो गई है। 60 रुपए में इज्जत नीचे थी रुपए की, 100 रुपए में तो इज्जत बढ़ गई है। वो सुधीर चौधरी जैसे एंकर टीवी पर वो बोल रहे हैं ना कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब हमारे को रुपया ज्यादा मिलेगा। वो ये भूल गया है कि हमें इंपोर्ट करने पर रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। जो 60 रुपए देने पर $1 मिल रहा था, अब 100 रुपए देने पर $1 मिल रहा था, अब 100 रुपए देने पर $1 मिलेगा। और हमारा देश एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। अब तो हम ट्रेडिंग वाले लोग हो गए हैं, हम उपभोक्ता हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम एक्सपोर्टर नहीं रह गए हैं। चाइना से हमारा आज की डेट में 125 लाख करोड़ का डेफिसिट है। अब हम उनको देते हैं 20-30, मतलब मान के चलिए हम उनको 20-30 रुपए का माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें 125 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर भारत की तुलना की जाए तो आजकल तुलना पाकिस्तान से हो रहा है, भूटान से नहीं, अभी भविष्य में हो सकता है सोमालिया से होने लग जाए, कीनिया से होने लग जाए, और बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं हमसे नीचे, फिर हम उनसे तुलना करने जाएंगे। अपने आप को हो खुशी महसूस करानी है तो अपने से नीचे वाले से तुलना करनी पड़ेगी ना। सर आपसे एक चीज और जान लेंगे सर, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के जो पूर्व सीएम रहे अरविंद केजरीवाल, उनपे शराब घोटाले को लेकर केसेस चली, सर केस में बाहर भी आए, उनपे फिर केसेस चल रही है। जो उनकी जज साहिबा है स्वयंकांता शर्मा जी, अब वो कह रहे हैं कि मुझे अपने जज पे भरोसा नहीं। तो ये राइट है सर कि जज पे भरोसा? देखिए, जज पे भरोसा, अगर सीएम, ये पूर्व सीएम ये कह रहा है कि आप मेरे केस से हट जाइए, तो पहले एक मोरल होता था, आज भी हमारे पास हर आदमी के पास एक राइट हैगा कि वो अगर 2 आदमी लड़ रहे हैं उसमें से एक आदमी कहता है मुझे इस जज पे जज बदलना है, तो वो कानून के मुताबिक जज दूसरी बेंच सुन सकती है। हाईकोर्ट में और भी बहुत सारे जज हैं, कोई एक ही जज नहीं है। जज कानून तो वही रहेगा ना। सर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं अगर सेम स्टेटमेंट आ जाए फिर केजरीवाल जी क्या करें? हम तो आ जाए, बल्कि उनके ही नुकसानदायी होगी ना फिर तो बात। और बीजेपी वालों के लिए, भाजपा वालों के लिए अच्छी बात होगी ना अगर वही स्टेटमेंट आ जाती है। तो वो कम से कम पक्षपाती तो नहीं कहलाएंगे, वो तो नहीं कहेगा सामने वाला कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है। अगर कोई जज ये कहने लग जाए कि नहीं मैं ही रहूंगी, तो फिर इससे महसूस होता है कि जज की पर्सनल इंटेंशन क्या है। उनकी तो नौकरी तो तनख्वाह तो वही रहेगी ना, या उसे केस को सुनने पर ही तनख्वाह मिलेगी? तनख्वाह तो तब भी वही रहनी है उनकी। वो कोई और केस सुन ले, बहुत सारे केस हैं, इतने लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, उन केसों को सुन लेंगे। थोड़ा सा सर यूपी की ओर भी रुख कर लेते हैं। यूपी की जो सीएम है उनका एक बयान आया है, कह रहे हैं सड़कों पे नमाज नहीं किया जाएगा, अगर कोई सड़क पे नमाज करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की बिल्कुल होनी चाहिए जाएगी। सड़क आने जाने के लिए है, क्या ये कानून सब पे लागू होना चाहिए ना, सड़क आने जाने के लिए है। बिल्कुल सही कहा योगी जी ने, सड़क को धर्म के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। सड़क देश की प्रगति का मार्ग है, मगर ये रूल एक समुदाय या एक कम्युनिटी पे लागू ना हो, वो ये रूल सब पे लागू हो। इन समस्याओं को लेकर मैं एक मुस्लिम भाई के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि उनसे कभी पूछना है जब कांवड़ यात्रा निकलती तब क्या सड़क बाधित नहीं होती? ये सर ये अपने आप ही क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। अगर आधे घंटे के लिए कोई नमाज पढ़ने से सड़क बाधित हो रही है, तो जब एक महीने के लिए सड़क बंद होती है तब बाधित नहीं होती। मुजफ्फरनगर से लेकर और हरिद्वार से लेकर और दिल्ली तक के रोड, सिंगल रोड बंद कर दिया जाता है, वो किस लिए बंद कर रहे हो?
वो तो कह रहे एक साइड में किया जाता है बीच तो नमाज भी ऐसी ही होती है। तो सड़क नमाज भी मात्र 15 मिनट 20 मिनट के लिए, और वो भी इसलिए हो रही होती है कि मस्जिद छोटी है। मस्जिद छोटी है। इस्लाम में अगर जैसे हिंदू धर्म में किसी भी टाइम समय जाकर के आप दर्शन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, इस्लाम में वो प्रवृत्ति, वो उनका कल्चर नहीं है कि आप मस्जिद में जाइए, किसी भी टाइम जाइए, नमाज पढ़ लीजिए। एक उनकी नमाज का एक समय होता है। और अगर योगी जी को इतना ही ठीक लगता है तो उनको भी एक क्या कहते हैं जगह प्रोवाइड करवा दी जाए कि आप यहां पर एक्स्ट्रा आदमी है तो यहां नमाज पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर सर आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।